अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार पुनः आपके मध्य व्याख्यान के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संज्ञा प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा की थी। आज मैं पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संज्ञा प्रकरण के कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि उदात्त संज्ञा क्या है, अनुदात्त संज्ञा क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद क्या हैं। आज हम इन्हीं सभी चर्चाओं के साथ उपस्थित होकर के आपके मध्य अपने विचारों को प्रकट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। आज हम उसी चर्चा में पहला सूत्र यानी कि 5 सूत्रों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज छठे सूत्र की चर्चा करते हैं। उदात्त संज्ञा क्या है, उदात्त संज्ञा किसे कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया है। पहला सूत्र है इसमें आज का, उच्चैरुदात्तः। क्या है? उच्चैरुदात्तः। ये जो सूत्र है आपका उच्चैरुदात्तः अर्थात उदात्त संज्ञा किसे कहते हैं। इसमें वृत्ति भाग में लिखा है, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्त संज्ञः स्यात्। यानी कि उदात्त संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिखा है, तालु आदि स्थानों से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनका जो स्थान है वो तालु होता है, कंठ होता है, नासिका होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है। यानी कि अन्य अन्य वर्णों का, बहुत सारे वर्णों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। लेकिन उदात्त संज्ञा यानी कि किसे कहते हैं। तो लिखा है इसमें, जो स्वर अपने मूल उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से उच्चरित होते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा होती है। यानी कि जो स्वर यानी कि जो उनके मूल उच्चारण स्थान हैं, समझ लीजिए, जो उनके मूल उच्चारण स्थान हैं, तालु हो, चाहे कंठ हो, चाहे मूर्धा हो, चाहे दंत, कोई भी होता उच्च हो, उनके ऊपरी भाग से यानी कि ऊपर के भाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो एक सीधा सीधा इसका अर्थ जानेंगे कि उदात्त संज्ञा किसे कहते हैं कि जो स्वर वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। अर्थात उच्चैरुदात्तः सूत्र से वो उदात्त स्वर वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो उदात्त संज्ञा क्या हो गई? सूत्र उच्चैरुदात्तः अर्थात जो स्वर वर्ण अपने मूल उच्चारण के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, ऊपरी भाग से उच्चरित होते हैं, उनकी उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं अनुदात्त संज्ञा। क्या कहते हैं? अनुदात्त संज्ञा। सूत्र क्या है? नीचैरनुदात्तः। नीचैरनुदात्तः। देखो अभी अभी हमने जो पढ़ा था, छठा सूत्र था कि उच्चैरुदात्तः अर्थात जो स्वर अपने मूल उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं। इसमें उल्टा कर दीजिए, थोड़ा अपोजिट कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए। अनुदात्त संज्ञा यानी कि नीचैरनुदात्तः लिखा है इसमें, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञा स्यात्। यानी कि जो लिखा है इसमें ताल्वादिषु यानी कि वही इसका वृत्ति भाग का लिखा है अर्थ, तालु आदि स्थानों से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। वह भी वही बात थी। यानी कि जो तालु आदि हैं उनसे जिन स्थानों से वर्णों का, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है। अर्थात जो स्वर अपने मूल उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से बोले जाते हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है।
यानी कि उदात्त में क्या था कि अपने मूल उच्चारण के ऊपरी भाग से बोले जा रहे थे, और अनुदात्त में क्या है कि जो वह स्वर वर्ण अपने मूल उच्चारण के नीचे, ठीक है ना, अर्थात नीचे के भाग से बोले जाते हैं या नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं, उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है ना, यानी कि उदात्त और अनुदात्त दोनों एक दूसरे विपरीत हैं, ये समझ लीजिए। उदात्त संज्ञा क्या होती है, ऊपर के भाग से, और ये अनुदात्त संज्ञा क्या होती है, जो नीचे के भाग से बोले जाएं। ठीक है ना, वही लिखा है तालु आदि स्थान वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात जो स्वर अपने मूल उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है कि ना समझ में आए, इसमें बस यही है, यहाँ सूत्रों को याद कर लीजिएगा, है ना। और भी जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो इसको नोट कर लें, अगर नीचे अनुदात्त पूछ जाएगा तो आपको यही लिखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, देखिए, लिखा है समाहारः स्वरित। स्वरित संज्ञा किसे कहते हैं, समाहारः स्वरितः। स्वरित संज्ञा आपने पहले पढ़ी, क्या पढ़ा था, उदात्त संज्ञा, फिर अनुदात्त संज्ञा, और अब है स्वरित संज्ञा। सूत्र है समाहारः स्वरितः। अब समाहारः स्वरितः क्या है, देखिए लिखा है इसमें, उदात्तानुदात्तत्वे वर्णाधर्मो समाह्रियते यत्र सोवच स्वरितः संज्ञा स्यात्। अब सुन लेना क्या लिखा है इसमें, जिस अच में, क्या है, जिस अच में उदात्त अनुदात्त दोनों धर्म मिश्रित हों उसे स्वरित कहते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जिसमें उदात्त भी हों और जिसमें अनुदात्त अर्थात दोनों का धर्म मिश्रित हो उसे स्वरित कहते हैं। कहना चाहिए ऊपर के भाग से भी उच्चारित हो, नीचे के भाग से भी हो, यानी कि बीच से बोले जाएं। क्या लिखा है, आगे देखिए, लिखा है अर्थात जो वर्ण अपने मूल उच्चारण के मध्य से बोले जाते हैं उसे स्वरित कहा जाता है, यानी स्वरित कहते हैं। अब स्वरित करते हैं, गलत हो गया ये, यहाँ स्वरित कहते हैं। ठीक है ना, तो एक बार अब देख लीजिए, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, फिर इसका अर्थ क्या होगा कि जो वर्ण अपने मूल उच्चारण के बीच से, मध्य से बोले जाते हैं, यानी कि उदात्त और अनुदात्त, ऊपर और नीचे दोनों का सहारा लिया, यानी कि बीच से, यानी कि मध्य से, यानी कि उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्म मिश्रित हों, यानी कि बीच के भाग से, बीच से, मध्य से बोले जाते हैं, उन्हें स्वरित कहा जाता है या उसे स्वरित कहते हैं। अब देखिए क्लियर का हो गया ना, स्वरित किसे कहेंगे, जो वर्ण अपने मूल उच्चारण के मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें स्वरित कहा जाता है, सीधी बात। ओके, तो पहले क्या था, उदात्त में जो वर्ण अपने मूल उच्चारण के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, अनुदात्त में जो वर्ण अपने मूल उच्चारण के नीचे भाग से बोले जाते हैं। स्वरित क्या हुआ, ऊपर नीचे, बीच में, न ऊपर न नीचे, यानी कि बीच, यानी कि मध्य भाग से बोले जाए उसे स्वरित कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये, समाहारः स्वरितः। आगे बढ़ते हैं, आगे है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। क्या है, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। अनुनासिक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है, इसको देख लीजिए आप। लिखा है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, यानी कि अनुनासिक संज्ञा किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। तो लिखा है मुख सहित, ध्यान देना, मुख सहित नासकयो उच्चार्यमाणो वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। ठीक, यानी कि क्या लिखा है, जो स्वर या व्यंजन, ध्यान देना, जो स्वर या व्यंजन अपने मूल उच्चारण के साथ साथ नासिका का, डबल हो गया है, नासिका का भी उपयोग करते हैं, अर्थात मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहे जाते हैं। सुन लेना अब क्या हुआ, ये कहते हैं कि जो स्वर या व्यंजन अपने मूल उच्चारण के साथ साथ, मूल उच्चारण जैसे का उच्चारण है, स्थान है, कंठ है,
आ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करें, नाक से भी बोले जाएं तो उनको हम अनुनासिक कहते हैं। यानी कि मूल उच्चारण की सीधी सीधी बातें समझने की है कि जो वर्ण अपना मूल उच्चारण हो प्लस नासिका भी हो, इन दोनों का साथ साथ उच्चारण होता है तो उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है ना। और जैसे अंग, कंग, अब देखो आ तो कंठ हो गया, कंग ये नासिका भी आ रहा है ना, कंग, अंग, चंग, ये क्या है मतलब उच्चारण से नासिका का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए अनुनासिक वर्ण कहे जाते। चंग नहीं आएगा। और कौन कौन से वर्ण हैं लिखा है इसमें, 5 वर्ण हैं, यानी कि हमेशा अनुनासिक कहे जाने वर्ण 5 हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? ओ सॉरी देखो, नहीं यहाँ ग अड़ ङ न ण य म, यमंगड़नम कह दीजिएगा अपने हिसाब से। यानी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, 4 वर्ग होते हैं, 4 वर्ग जो होते हैं ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना, प वर्ग, तो इन 5 वर्णों का जो अंतिम अक्षर होता है, 5 वर्णों का जो अंतिम अक्षर है कौन कौन सा होता है? जैसे ग हो गया, क ख ग ग हो गया, च छ ज झ य हो गया, ट ठ ड ढ अणा हो गया, त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है, जो हमेशा अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक का मतलब ये मूल उच्चारण के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है ना। और क्लियर हो गया क्या मतलब इसका? सीधी सीधी बात यह है कि अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जो अपने मूल उच्चारण के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करते हैं, नासिका का भी सहारा लेते हैं, नासिका का भी प्रयोग करते हैं, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। मूल उच्चारण के साथ साथ जो नासिका का भी प्रयोग करें, कंग, खंग, गंग, घंग, यानी कंठ और नासिका दोनों आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वर्ण कैसे कहलाएंगे? ये जो है आपके अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। य म ङ ण न म, है ना, यमंगड़नम नासिका च, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं? सवर्ण संज्ञा, अब सुनिए सवर्ण संज्ञा क्या है। सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम लिखा है। अब देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न से प्रयत्नश्चैत्यद्वयम् यस्य येन तुल्यतन्मिथं सवर्ण संज्ञा स्यात्। अर्थात जिन वर्णों के तालु आदि, ध्यान देना, जिन सवर्ण संज्ञा के लिए जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हों, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। क्या क्या? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। देखो उच्चारण स्थान तो समझ रहे हैं आप, तालु, कंठ, है ना, मूर्धा, ये सब उच्चारण स्थान है। और आभ्यंतर प्रयत्न, देखो प्रयत्न क्या होता है कि जब कोई वर्ण बोला जाता है, उस वर्ण को बोलने में जो यत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है ना, एक तरह से कोशिश की जाती है, यत्न किसी वर्ण को, जिससे हमारे अंदर अभी दिमाग में कोई वर्ण आ गया और जब वर्ण हम बोलेंगे तो उस वर्ण को बोलने में जो यत्न किया जाएगा वो आपका प्रयत्न है। और वो प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। तो जहाँ आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं, आगे अभी चर्चा करेंगे आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न की, जब हम स्वरों के भेद की चर्चा करेंगे उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे। तो लिखा है कि उसमें तब क्या होता है देखेंगे, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जब समान हो तो उसकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। सवर्ण तो कोई ये थोड़ा सारा उसमें गलती हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें आधा सा नहीं है, पूरा सा है। ठीक है ना, सवर्ण। ठीक है ना, ये पूरा है, ये गलत हो गया है।
इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ संशोधन कर लीजिए। स आधा नहीं है, पूरा है। सवर्ण संज्ञा होती है, जैसे क और ग का उच्चारण कंठ है और आभ्यंतर पर दोनों का स्पृष्ट है, दोनों समान है, स्पृष्ट दोनों समान है, अतः इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए वाक धन ईस, ठीक है ना, वाक धन ईस, तो वागीस में का के स्थान पर ग वर्ण हो गया है, अर्थात वो सवर्ण वर्ण हो गया है। ठीक है, ये कहते हैं, द्वारा देख लेंगे, जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। ये क्लियर है, क्या क्या है? जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे का और ग उच्चारण स्थान सेम है और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, अतः सवर्ण संज्ञा होगी, इसलिए का के स्थान पर ग हो गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ वार्तिक है, ये रि लृ वर्णयोर्मितः सावर्ण्यम वाच्यम। यह वार्तिक है। यह वार्तिक क्या कहता है? री और लृ वर्ण के स्थान भेद होने पर भी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। वहाँ सवर्ण संज्ञा थी ना, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अभी भी हमने पढ़ा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? वार्तिक है। वार्तिक महर्षि कात्यायन का होते हैं, और महर्षि कात्यायन क्या कहते हैं कि री और लृ वर्ण के स्थान भेद, वहाँ लिखा था दोनों का स्थान समान होना चाहिए, पर ये स्थान भेद होने पर भी सवर्ण संज्ञा होगी। किसकी? री और लृ की। अर्थात ये लिखा है, अर्थात स्थान भेद होने पर भी री यानी कि र, लृ यानी कि ल वर्णों को अभेद मान लिया गया है, मतलब इन दोनों की भी सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, अब आता है स्वर के भेद। स्वरों के भेद, परिभाषा क्या है स्वरों के भेद की? लिखा है स्वतो राजते इति स्वरः। देखो यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है यार, ये लिखा है ना रिजते, नहीं है भाई, ये गलत है। यहाँ आएगा राजते, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, रिजते का। स्वतो राजते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं में विराजमान हो उसे स्वर कहा जाता है। ये परिभाषा है, स्वतो राजते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं में विराजमान हो, जो स्वयं में अधिष्ठित हो, स्वयं में प्रतिष्ठित हो, उसकी क्या कहेंगे? उसे स्वर कहा जाता है। ठीक है ना। अब स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। ये राजते है, ध्यान रखना, रिजते नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा आप। और कहते हैं कि इसमें जो आपका संज्ञा है आगे, ठीक है, स्वतो रिजते, स्वतो रिजते ना होकर राजते इति स्वर, अर्थात स्वयं में जो विराजमान हो स्वर है। अब स्वरों के भेद सुन लीजिए क्या क्या हैं, आगे लिखते हैं। स्वरों के भेद क्या है? स्वरों के भेद में ये लिखा है इन्होंने, देखिए कितने भेद हैं स्वर के, कुल देख लिए, सबके अलग अलग हैं। पहला है आ ई उ रे, ये 4 स्वर हैं, ये 4 स्वर हैं, आ ई उ रे। अब इनकी भेद यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और फिर अननुनासिक, ये हो गए। ये कहते हैं कि जैसे आ है, सपोज करिए, अब 18 इसके 18 भेद होते हैं। कैसे? आ है, आ ह्रस्व भी होगा, आ दीर्घ भी होगा, ई ह्रस्व भी होगा, ई दीर्घ भी होगा। ऐसे उ दीर्घ भी होगा, ह्रस्व भी होगा, प्लुत भी होगा। यानी कि ह्रस्व आपका आ, ठीक है ना, ह्रस्व क्या होता है? ऐसे ह्रस्व आपका है आ, और दीर्घ आपका आ, और प्लुत आपका क्या हो जाएगा? आ और ये 3, ये प्लुत हो गया, आ, ये प्लुत हो गया। ठीक है ना। यानी कि ह्रस्व को कैसे बोलेंगे? देखिए, हाँ ह्रस्व है, ह्रस्व हो गया ये, इसे बोलेंगे आ, दीर्घ हो जाएगा तो ये आ,
और प्लुत हो जाएगा तो ये ऐसे लिखेंगे और हो जाएगा आ, मतलब देर तक बोला जाएगा। 3 हमने उस दिन बताया था, उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताया था। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें बताया था कि ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत किस तरह से उच्चारित होते हैं और क्या है ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो ये पार्ट है ना, ये जो स्वर के भेद हैं, पहले 4 के 3 हो गए, ठीक है ना, 3 प्रकार का हो गया। फिर तीनों उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, यानी कि यह आ उदात्त भी होगा, आ अनुदात्त भी होगा, आ स्वरित भी होगा। 3 और 3 6, ठीक है ना। और उसके बाद अनुनासिक और फिर अनुनासिक, ठीक है ना। तो इस तरह से कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। 3 तीय अनुनासिक और अनुनासिक, 3 तीय 3 गुणे 3 9 दूनी 18। ये अनुनासिक और अनुनासिक हो गया, ये 18। ये अनुनासिक और अनुनासिक ये भेद हो गए, तो 18 भेद हो गए। इधर लरी के 12 भेद हो गए। लरी ह्रस्व प्लुत, ठीक है। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित और फिर अनुनासिक और अनुनासिक, कितने हो गए? 12 भेद हो गए। 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है ना। उसी प्रकार ए ओ आई औ के 12 भेद हो गए। मतलब ये दीर्घ है, ये लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। दीर्घ प्लुत, देखो ए, ये जो है ना आपका ए ओ आई और औ, ये कभी भी ह्रस्व नहीं होते, हमेशा दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो दीर्घ प्लुत हो गए 2 तीय 6 और दूनी 12, ठीक है ना। इस तरह से ये जो गुणा का चिन्ह लगा है ना, ये इसको हटा देना आप लोग, है ना। ये लगाने में गलत कर दिया है, ये गुणा का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2 तीय 6 और 6 और ये 2 12, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। ऐसे ही ये अब लिखा है आगे री और री आपस में सवर्ण संज्ञा होने से दोनों आपस में भेद जुड़ जाते हैं। अतः री के 18 और 12 इसके 30 भेद दोनों के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ है, आप ये जो भेद किए हैं इसमें, तो आप इनको तो हटा देंगे, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। बाकी अब ठीक है, देखो समझ लीजिए। 4 यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर कितने हो गए? 4 के फिर 3 ये कर दीजिए, उसी के 3 तीय 9, यानी कि पहले के सबके 3 और 3 तीय 9, यानी कि 18 भेद। आ के भी 18 और इसके भी 18, सबके 18 भेद हैं। तो 3 तीय 9 दूनी 18, इस तरह से हो गए। ये हो गए 2 तीय 6 दूनी 12 इसके हो गए, 2 तीय 6 दूनी 12 इसके हो गए, ठीक है ना। इस तरह से इनके भेद हो गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा, है ना। फिर भी आप लोग एक बार अगर ना समझ में आए तो बता दीजिए, तब फिर हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।